नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 8 का भूगोल पाठ 9 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। शीतोष्ण घास के प्रदेश। उत्तरी गोलार्ध में टैगा प्रदेश के दक्षिण में घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हें शीतोष्ण घास प्रदेश कहा जाता है। शीतोष्ण घास प्रदेश और टैगा प्रदेश दोनों में 25 से 60 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। लेकिन शीतोष्ण घास प्रदेश क्षेत्र में सघन घास उगती है, तो टैगा क्षेत्र में सघन वृक्ष पाए जाते हैं। आइए जानते हैं। दक्षिण घास क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पेड़ों के लायक मिट्टी में नमी नहीं रहती, अतः यहाँ घासें उगती हैं। इसके विपरीत उत्तर में ठंड अधिक और गर्मी कम पड़ती है, अतः यहाँ पर मिट्टी में नमी बनी रहती है। इस कारण टैगा प्रदेश में पेड़ उगते हैं। संसार में 2 प्रकार के घास पाए जाते हैं। मानचित्र में देखते हैं। घास के मैदानों की स्थिति देखिए और दोनों बताइए। अब आपका ये घास का मैदान है, जो रेड कलर का है वे शीतोष्ण घास के प्रदेश है, और जो ग्रीन कलर का है वो उष्ण घास के प्रदेश है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शीतोष्ण घास कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे प्रेरीज संयुक्त अमेरिका बोल सकती हैं, और पंपाज शीतोष्ण घास के प्रदेश हैं। पंपाज दक्षिणी अमेरिका में है, और स्टेफी ये यूरेशिया में बोल सकते हैं, और आपका बेल्ट अफ्रीका में बोल सकते हैं, और डाउन्स आपका है ऑस्ट्रेलिया में। ये शीतोष्ण घास के प्रदेश है। और यहाँ से जो लाइनिंग है आपका, ये ग्लोब में बटा हुआ है। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब इसी तरह उष्ण घास के प्रदेश भी पूछा जाता है। लानोज आपका दक्षिण अमेरिका बताएंगे। ग्रांचाओ भी आपका इस महाद्वीप में है। सवाना आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, और सवाना आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी है। इसके बारे में और अध्ययन आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अर्जेंटीना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहते हैं? रूस में इस घास के मैदान को स्टेफी कहते हैं। वही आपको यूरेशिया पूछे या रूस पूछे, आप स्टेफी ही बताएंगे। यूरेशिया में कार्पेथियस पर्वत से लेकर अल्टाई पर्वत तक इस घास भूमि का विस्तार है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों से लेकर बड़ी झीलों तक विशाल घास भूमि का क्षेत्र है। यहाँ पर पेरी प्रदेश कहते हैं। एटलस की सहायता से आप कार्पोरियस, अल्टाई और रॉकी पर्वत की स्थिति जान सकते हैं। ये पर्वत किस महाद्वीप में है, ये भी आप जान सकते हैं। इस घास प्रदेश में दूर दूर तक वृक्ष दिखाई नहीं पड़ता। शुरू में यूरोप से आए लोग जब उत्तरी अमेरिका में बसने लगे, तो एक छोटी बच्ची ने लिखा कि यह घास प्रदेश इतना सपाट है जैसे समुद्र हो, और यहाँ पेड़ तक नहीं है जिसके पीछे छुपकर खेला जा सके। जलवायु आइए देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध के शीतोष्ण घास मैदान में महाद्वीपीय जलवायु की प्रधानता होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण घास मैदानों में महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव कम पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध के घास के मैदानों में कड़ी सर्दी पड़ती है, तथा यहाँ कई महीने तापमान हिमांक के नीचे रहता है और बर्फ जमी रहती है। गर्मी साधारण ही होती है। ये अक्सर ये पूछा जाता है क्लाइमेट के बारे में, तो आप ये लिख सकते हैं। वर्षा और तापमान में कमी के कारण इन प्रदेशों में वृक्ष बहुत कम उगते हैं और घासें अधिक उगती हैं। अधिक वर्षा गर्मी में होती हैं। शीतकाल की अल्प वर्षा हिम का रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ की घासें मुलायम, लंबी और गुच्छेदार होती हैं। ये शीतोष्ण घास के प्रदेश के बारे में हम जान रहे हैं। इनके जनजीवन के बारे में देखिए। एशिया के स्टेपी प्रदेश में जंगली घोड़े, वही एशिया और यूरेशिया दोनों में आपका स्टेपी ही घास के मैदान पाए जाते हैं। एशिया के स्टेपी प्रदेश में जंगली घोड़े, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश में कुत्ते और तेजी से भागने वाले बाइसन, दक्षिणी अमेरिका के पम्पास में जंगली भैंसा, पम्पा हिरन, रिया पक्षी, ऑस्ट्रेलिया में ईमू, कंगारू, कोकाबुर्गा आदि विशिष्ट जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव जीवन। एशिया के स्टेपी प्रदेश में किर्गिज, कज़ाक आदि आदिवासी
जनजातियां खानाबदोशी का जीवन व्यतीत करती हैं, परंतु पिछले कुछ दशकों में इनकी दुनिया में बहुत परिवर्तन हुए हैं। बस कुछ ही क्षेत्रों में उनका पुराना रूप यह रहा है कि पशुचारण पर जीवन यापन करने वाले जनजातियों में किरगिज विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया के मूल निवासी हैं। ये अब भी अपने पशुओं के चारे आदि की तलाश में मौसम के अनुसार आते जाते हैं। ये भेड़, ऊँट, घोड़ा, बकरियां पालते हैं। आप इसके आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के आदिवासी लोग पहले प्रेरीज प्रदेश में चरने वाले बाइसन, जंगली गाय, बैल को हाँक कर और रास्ते में चोरी से बचाकर मांस के लिए शहरों तक पहुंचाते हैं। ये लोग यह जोखिम भरा धंधा करते हैं। जो लोग ये जोखिम भरा धंधा करते हैं उन्हें काऊ बॉय कहते हैं। देखिए फिगर में देख सकते हैं। ये अच्छी नस्ल की गायों को पालने के लिए अलग फर्म बना लिए गए हैं। ये लोग सैकड़ों किलोमीटर लंबी जमीन पर कटीले तार लगाकर बाड़ा बना लेते हैं। इन्हें रैंच कहते हैं। उस बाड़ों को रैंच के बीच में मालिक अपने परिवार के साथ आधुनिक घरों में रहते हैं। जानवरों की देखभाल, इलाज आदि के लिए सेवक रखते हैं और इसके लिए भी सुविधाजनक घर बनवाते हैं। उनके लिए भी काऊ बॉय अब घोड़ों के साथ साथ जीपों और हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में घास मैदान के सभी प्रदेशों में के अधिकांश भागों में आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके खाद्यान्नों की खेती की जाती है। अब ये प्रदेश विश्व के प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के केंद्र बन गए हैं। संयुक्त अमेरिका के प्रेरीज प्रदेश, ग्रेट प्लेन्स में बड़े-बड़े जोत वाले किसान हैं, जिनके पास 500 से 600 एकड़ जमीन होना आम बात है। इतने बड़े जोत कृषि भूमि पर आप खेती कैसे करेंगे? अमेरिका में कहीं-कहीं तक सिर्फ गेहूँ, कहीं-कहीं किलोमीटर तक सिर्फ मक्का, तो कहीं-कहीं किलोमीटर तक सिर्फ टमाटर और कहीं-कहीं तो कपास, तंबाकू, सोयाबीन की खेती होती है, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। ये देखिए कंबाइंड हार्वेस्टर है ये। संयुक्त अमेरिका के सभी फर्म मालिक अधिकाधिक मशीनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ ट्रैक्टर, लेबलर, थ्रेशर, हार्वेस्टर, कंबाइन जैसी मशीनों से खेती का सारा काम किया जाता है। कंबाइंड हार्वेस्टर का उपयोग फसल काटने और अनाज निकालने के लिए किया जाता है। बीज, खाद, दवा छिड़कने के लिए हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अनाज को बोरों में भरने, उसे ट्रकों में लादने, बंदरगाहों पर ट्रक से माल उतार कर जहाज़ों पर लादने के लिए मशीन की सहायता लेते हैं। हमारे भारत में किसान ऐसा नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है? अब हम भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हैं। जिस तरह से शीतोष्ण घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन एवं दूध उत्पादन के लिए विश्व विख्यात है। ये पूछा जाता है शीतोष्ण घास के मैदान किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप बोलेंगे खाद्यान्न उत्पादन या दूध उत्पादन के लिए। उसी तरह भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन में पूछा जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के दोनों ओर 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इस प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर के देश उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी भाग सम्मिलित है। इस प्रदेश का विस्तार भूमध्य सागर के चारों और अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका नामकरण भूमध्य सागरीय प्रदेश किया गया है। आइए मानचित्र में दिखाते हैं। ये देखिए, ये अमेरिका का कैलिफोर्निया है, ये आपका चिली है दक्षिण अमेरिका के, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये कुछ क्वेश्चन है नहीं, ये इनकी जलवायु के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। ग्रीष्म काल गर्म और शुष्क होता है, जबकि शीतकाल साधारण एवं आर्द्र होती है। वर्ष भर अधिक मात्रा में धूप की प्राप्ति होती है। शीतकाल में औसत तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक, ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 20 से 27 सेल्सियस तक पहुंच जाती है। यह प्रदेश साधारणता तथा स्वास्थ्यवर्धक तथा आनंददायक शीतकाल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सर्वाधिक वर्षा का औसत 37 से 75 सेंटीमीटर के बीच होता है। शीतकाल में वर्षा अधिक होती है, जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है।
सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण वायुदाब पेटियों में ऋतुवत स्थानांतरण के कारण ही भूमध्यसागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। वनस्पतियाँ देख लेते हैं। भूमध्यसागरीय या रूम सागरीय प्रदेश की वनस्पतियाँ कैसी होती हैं। इस प्रदेश में जाड़े में वर्षा की आवश्यकता तथा ग्रीष्मकाल सूखा रहने के कारण विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें ओक, वालनट, चेस्टनट, सेडार जैसे वृक्ष उगते हैं। कहीं-कहीं छोटे-छोटे वृक्षों वाली झाड़ियों के झुंड भी पाए जाते हैं, जिनको कैलिफोर्निया में चेपलर और दक्षिणी यूरोप में माकवी कहते हैं। रूम सागरीय प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए विश्व विख्यात है। इसमें प्रमुख है नींबू, संतरा, अंगूर, सेब, खुबानी, शहतूत, जैतून, अंजीर आदि। ये देख सकते हैं ओक का वृक्ष है। ये शीत ऋतु में, ये ग्रीष्म ऋतु है। भूमध्यसागरीय प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्ष की जड़ें लंबी, छालें मोटी और पत्तियां छोटी या मोटी होती हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण ये ग्रीष्म ऋतु की चिलचिलाती धूप में भी अपनी रक्षा करती हैं। आप अपने परिवेश में पाए जाने वाले नींबू, संतरा, अंगूर आदि फलदार वृक्ष की छालों और पत्तियों का अवलोकन करके उसकी विशेषताओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं। मानव जीवन कैसा होता है? भूमध्यसागरीय प्रदेश प्राचीन काल से ही बड़े विकसित हैं। प्राचीन काल में यूनान, रोम, मिस्र और सीरिया की सभ्यता इसी प्रदेश में विकसित हुई। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? इस प्रदेश में उत्तम जलवायु, उपजाऊ भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता से मानव जीवन एवं रहन-सहन का स्तर ऊंचा है। आधुनिक आर्थिक विकास की दृष्टि से भी यह प्रदेश काफ़ी विकसित है। यहाँ के निवासी अनेक प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं। इन प्रदेशों में फलों की खेती, अनाज उत्पादन, शराब बनाना, कृषि उद्योग, एल्युमीनियम तथा खनिज उद्योग का विशेष महत्व है। इस प्रदेश के निवासी आधुनिक एवं वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। जैतून से तेल निकालना, अंगूर से शराब बनाना, शहतूत से पत्तियों पर रेशम के कीड़े पालन, रेशम तैयार करना यहाँ के अन्य प्रमुख उद्योग हैं। इसी के साथ ही ये आपका वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।